गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का लेसन 5 प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ाऊंगा। और ये इस लेसन की वीडियो थोड़ा लंबा लेसन होने के कारण 2 या 3 पार्ट में बन सकती है, तो इसलिए पार्ट 1 हमने इस पे लिखा है। इसकी लेसन कंप्लीट होने पे नेक्स्ट वीडियो भी आ सकती है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप, तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये सभी हमारी आर्थिक क्रियाकलाप के उदाहरण है। तो हम पहले जान लेते हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं। आर्थिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य अपनी आय कमाने के लिए, जो क्रियाएं मनुष्य अपनी आय प्राप्त करने के लिए करता है, वे आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। यानी कि मनुष्य को बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जैसे अपनी मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो मूल आवश्यकताएं हैं। इसके अलावा और भी जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी उसको अपनी आवश्यकताएं पूरे करने के लिए उसे कोई ना कोई कार्य करना ही पड़ता है। तो वह कार्य ही, यानी कि वही क्रिया हमारी इनकम का जरिया बनती है, जिससे मनुष्य को आय प्राप्त होती है, तो वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। हम आर्थिक क्रियाओं को मोटे तौर पे 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 प्राथमिक क्रियाकलाप, नंबर 2 द्वितीय क्रियाकलाप, नंबर 3 तृतीयक, और नंबर 4 चतुर्थक। एवं पंचम भी इसी के अंतर्गत रहती। चतुर्थ एवं पंचम क्रियाएं भी इसी के अंतर्गत रख दी। तो इस अध्याय में हम प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक क्रियाकलाप इसको हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, और इनको दोनों को नेक्स्ट लेसन में, 7 लेसन में हम पढ़ेंगे। तो आज हम प्राथमिक क्रियाओं के बारे में जानेंगे। आर्थिक क्रियाओं के बारे में आप जान ही चुके हैं कि वे सभी क्रियाएं जो मनुष्य अपनी आय प्राप्त करने के लिए करता है, वे आर्थिक क्रियाएं कहलाता है। तो अब है आपकी प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती है? जो सीधे पर्यावरण से जुड़ी होती हैं, यानी कि मनुष्य पर्यावरण का, प्रकृति का दोहन करते हुए जो अपनी आय प्राप्त करता है, वो प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसे क्रियाकलाप जो सीधे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं जो सीधे पर्यावरण से या प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। जैसे भूमि है, जल है, वन है, पर्वत है, ये सभी क्रियाएं हैं जो ये सभी पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इसमें जीव जंतु भी हम शामिल कर लेते हैं, खनिज भी हम शामिल इसमें कर लेते हैं, क्योंकि हम खनिज भी भूमि को खोद कर निकालते हैं, और ये सभी प्रकृति से सीधे सीधे जुड़े रहे। खनिज भी हमारे को प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो
प्राथमिक क्रियाओं की आपने परिभाषा पढ़ ली है। आप इसे अपने नोटबुक में भी उतार सकते हैं, याद करने की बातें हैं सभी। तो प्रश्न आता है प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है। प्राथमिक क्रियाएं भी कई प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहले जो मनुष्य ने क्रिया की वो कौन सी क्रिया थी? आखेट एवं संग्रहण। आखेट एवं संग्रहण ये मनुष्य की सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है। ये प्रश्न आ जाता है एक नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रिया मनुष्य की क्या है, तो वो आप बताएंगे आखेट एवं संग्रहण सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है जो मनुष्य ने करनी आरंभ की थी। जब मनुष्य आदि जीवन व्यतीत करता था तो उसने सबसे पहले अपना पेट की भूख शांत करने के लिए शिकार करना ही शुरू किया था, और कुछ फिर वो फल फूल कंदमूल ये भी उसने खाना शुरू कर दिया। तो वो उनको चुन चुन के लाता था, इकट्ठा उनको करता था। उसी को हम संग्रहण, कलेक्शन एंड हंटिंग इसको बोलते हैं। हंटिंग एंड कलेक्शन, आखेट एवं संग्रहण। उसके बाद फिर उसने क्या किया कि कुछ जो पशुओं का मांस खाता था तो उसको उसने पालना आरंभ कर लिया, जो कि पशुपालन में आया। फिर जो उसको लगा कि कुछ पशु जिनका मुझे मांस स्वादिष्ट लगता है या जो आसानी से मेरा शिकार बन सकते हैं, उनको उसने पालना आरंभ कर दिया। अब उसको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ी और उसने पशुपालन का भी व्यवसाय शुरू कर दिया। फिर उसने कुछ जो अच्छे पौधे थे, जो वनस्पति होती है वो दो प्रकार की होती है, एक जंगली वनस्पति तो प्राकृतिक होती है, तो इसमें से जो जंगली पौधे थे और घरेलू, जंगली पौधे कौन से? जो हमारे काम में नहीं आते थे, जो जहरीले थे या कड़वे थे, जो हमारे को अच्छे नहीं लगे। और जो घरेलू पौधे थे जो स्वादिष्ट थे, जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, तो वो डोमेस्टिक कहलाए, घरेलू। उन पौधों को मनुष्य ने उगाना सीख लिया, तो उससे ही कृषि का फिर आरंभ हुआ। फिर उसके बाद जब उसने आखेट तो पशुओं का करता था तो पशुपालन भी उसने सीख लिया, और कलेक्शन जब वो है वनस्पति से करता था, फल कंदमूल वगैरह, तो उन कृषि को भी उसने एक जगह उगाना सीख लिया, कृषि। तो ये प्राथमिक क्रियाएं हैं। उसके बाद फिर उसने जो समुद्र में मछली पालन था वो पशुपालन में ही आ जाता है। मत्स्य पालन आप अलग से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसमें पशुपालन में मत्स्य पालन भी आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मत्स्य पालन। क्योंकि समुद्र में भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हमारे भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उसमें स्पेशल मछली का बहुत बड़ा योगदान है। तो मत्स्य पालन भी इसने करना सीख लिया, यानी कि अपने एक एरिया पे कब्जा कर लिया कि यहाँ पे आप दूसरे लोग शिकार ना करें, ये मेरा एरिया है, और वह है इस प्रकार से मछली पालन भी करने लगा। तो फिर उसके बाद आता खनिज। अब पृथ्वी के जो ऊपर पाया जाता था, जिसको दिखाई देता था, वह तो उसने यूज करना आरंभ ही कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ जो हमें प्रकृति ने दिए हैं और वो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, तो उसको भी उसने निकालना सीख लिया धीरे धीरे। जैसे खासकर उसने हथियार बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए धातु का प्रयोग किया, तो वो जमीन से निकाल कर खोद के निकाली गई। और जो जमीन से खोद के निकाले जाते हैं ऐसे वैसे प्राकृतिक पदार्थ जो जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं, जो हमारे लिए मूल्यवान साबित हो सकते हैं, वो खनिज कहलाते हैं। तो ये उदाहरण है प्राथमिक क्रियाओं के। तो अब हम इस लेसन में इन्हीं की बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे।
इनको बारी बारी से जानेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहले जो आखेट एवं संग्रहण है, ये कोई इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैंने आपको पहले बताया दिया कि सबसे प्राचीनतम जो व्यवसाय था, जो क्रिया थी मनुष्य की, जो आर्थिक क्रिया है, जो आय कमाने के लिए की जाती है, आय प्राप्त करने के लिए, तो वो आखेट एवं संग्रहण ही थी। यानी कि मनुष्य शिकार करता था और कुछ फलों को एकत्रित करता था। लेकिन ये आज भी ये मौजूद है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शिकार पे ही निर्भर हैं और संग्रहण पे ही, यानी कि घुमंतु जाति के कराते हैं। वे कभी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है संसार में, मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा कि संसार में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो आखेट किया जाता है। इसमें जो ये देखिए, ये हमारी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री पे जो भारत के बीचों बीच खींची गई है, और इधर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जो हम नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं तो इधर भी अक्षांश बढ़ता जाता है, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60 और 90। ये यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री अक्षांश आ जाता है। और इसी तरह नीचे 10, 20, 30 और 90 डिग्री नीचे भी साउथ में। तो नीचे अक्षांश बढ़ते जाते हैं और ऊपर भी अक्षांश बढ़ते जाते हैं, तो इनको हम निम्न अक्षांश एरिया बोलते हैं। यानी कि ये अक्षांश कम होने के कारण को निम्न अक्षांश बोलते हैं। और कुछ है उच्च अक्षांश एरिया, उच्च अक्षांश क्षेत्र। तो निम्न अक्षांश के क्षेत्र जिसमें जो अमेजन नदी है, जो अमेरिका के दोनों उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका के बीच में जो रहती है, तो ये एरिया है जो एक ये फिर कांगो जायरे बेसिन अफ्रीका, ये एरिया है। और इसमें फिर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया का भी आंतरिक भाग आ जाता है। तो एक है फिर उच्च अक्षांश वाला। उच्च अक्षांश में जैसे उत्तरी कनाडा का एरिया आ जाता है, और यूरोप और एशिया का जो भाग है, यूरेशिया जिसको आप बोलते हैं। और उच्च अक्षांश के ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ आता है, तो ये दक्षिणी चिली का एरिया आ जाता है। तो ऐसे इसमें ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ हिस्सा है और दक्षिणी पूर्वी एशिया का भी, ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ हिस्सा और दक्षिणी पूर्वी एशिया का भी, दक्षिणी भी और पूर्वी का भी है, ये ऐसा हिस्सा कुछ। यहाँ पे ये आखेट एवं संग्रहण, आखेट एवं संग्रहण का ये विशेष क्षेत्र है। तो जो हमारी सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है आखेट एवं संग्रहण, वो कहाँ पे मौजूद है। आज बहुत कम क्षेत्र में ये बचे हैं। पहले ज्यादा होते थे, अब धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, ज्ञान का प्रसार हो रहा है, तो लोगों ने अपना आय के बहुत सारे साधन जुटा लिए हैं, तरीके बदल लिए हैं। तो ये लोग भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। तो अब आता है आपका पशुपालन। आखेट एवं संग्रहण हमने पढ़ लिया है। अब उसके बाद उसने पशुपालना भी आरंभ किया। पशुपालन क्या होता है कि जो हमारे लिए लाभदायक अहिंसक पशु है, जिनको हम विभिन्न उत्पाद जैसे दूध, ऊन, मांस, इनको प्राप्त करने के लिए पशुओं का हम
पशुओं को पालते हैं तो वो पशुपालन कहलाते हैं। तो ये भी हमारी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो पशुपालन में 2 प्रकार के आते हैं, अभी हम इसको रख करते हैं। जलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन। तो जैसे भी आपने पीछे पढ़ा था खेत एवं संग्रहण, तो जलवासी पशुचारण एक प्रकार से उसी आप खेत का और संग्रहण का ही थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है, और जो वाणिज्य पशुधन पालन है वो उससे और ज्यादा एक स्टेप आगे है। तो जलवासी पशुचारण भी इसी प्रकार ये एक जगह न रहकर समय समय पे स्थान बदलते रहते हैं और अपने पशुओं को साथ लेकर चराते रहते हैं। तो ऐसे पशुपालक जो एक स्थान पर टिक कर ना कृषि करते हैं और ना ही वो एक स्थान पर रहते हैं, अपने पशुओं के साथ समय समय पे स्थान बदलते रहते हैं, तो उनको हम जलवासी पशुचारण कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? उत्तरी अटलांटिक, जो अटलांटिक महासागर है उसके साथ का जो एरिया है उत्तरी अटलांटिक, और उस तट से लेके अफ्रीका महाद्वीप है जो उसका उत्तरी अफ्रीका का सहारा जो मुश्किल है, और पूर्वी अफ्रीका के ईरान, इराक, अफगानिस्तान, जिसको अरब प्रायद्वीप हम बोलते हैं। तो मैं मैप के माध्यम से आपको फिर बताता हूं कि ये एरिया देखिए, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, तो ये अटलांटिक महासागर है। ये एस की शेप में ये अटलांटिक महासागर है। तो ये इसे इधर उत्तर हो गया और इधर हो गया दक्षिण। तो उत्तरी अटलांटिक से लेके सहारा मरुस्थल की तरफ का जो एरिया है, यानी कि जो ये एरिया है, ये जलवासी पशुचारण के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा जो अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप देखिए अरब सागर है, ये अरब सागर है। तो इसी के नाम से जो इसके साथ अलग की भूमि है, ये अरब प्रायद्वीप बोला जाता है। तो इसमें ये एरिया आ गया, ये भी जलवासी पशुचारण यहाँ पे पाया जाता है। जलवासी पशुचारण यहां भी पाया जाता है। और इसके अलावा जो आपका जो टुंड्रा प्रदेश है, यहां भी जलवासी पशुचारण पाया जाता है। ये आप मैप में भरना, इनको सीख लें। यानी कि ये एक जगह टिक कर न कृषि करते हैं, ना ही वही अन्य व्यवसाय करते हैं, अपने पशुओं को साथ लेकर घूमते रहते हैं और वापस फिर उस जगह पे भी आ जाते हैं। तो इस तरह अपना जीवन एक जलवाही के रूप में व्यतीत करते हैं। दूसरा है फिर आपका वाणिज्य धन। पहले आप इसकी विशेषता पढ़ लें, जलवासी पशुचारण की विशेषताएं क्या होती हैं। जलवासी पशुचारण की विशेषताएं, ये अपना जीवन एक जगह व्यतीत नहीं करते, ये स्थानांतरी जीवन व्यतीत करते हैं। ये अपना जीवन स्थानांतरी जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि एक जगह नहीं रुकते, ये ट्रांसफर होते रहते हैं, माइग्रेट होते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये फसल न उगाकर,
ये फसल न उगाकर प्राकृतिक वनस्पति पे ही आश्रित होते हैं। जो भी प्रकृति ने इनको वनस्पति प्रदान की तो उस स्थान पे अपना डेरा डाल लेते हैं, फिर वहां पे जो वनस्पति खत्म हो जाती है तो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, कोई फसल नहीं उगाते हैं। तीसरा, इनका कोई निश्चित चरागाह क्षेत्र नहीं होता। निश्चित चरागाह क्षेत्र नहीं होता। इनका कोई अपना निश्चित चरागाह क्षेत्र नहीं है। चौथा है फिर ये जो भी मैंने मैप में बताया था कि सहारा मरुस्थल से लेके अरब पराय द्वीपीय क्षेत्र ऊपर जो ठंडे प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश, वहां पे इनका क्षेत्र विशेष पाया जाता है। तो अब आती है हमारी वाणिज्य धन पशुपालन की। वाणिज्य पशुपालन। ये क्या है कि ये अपना जीवन एक जगह व्यतीत करते हैं, इनका अपना निश्चित क्षेत्र होता है और ये पशुपालन को पैसा कमाने के उद्देश्य से ही पशुपालन करते हैं, यानी कि पूंजी एवं तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कर किया जाने वाला पशुपालन। पूंजी एवं तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कर किया जाने वाला पशुपालन वाणिज्य धन पशुपालन कहलाता है। ये आज से लगभग 200 वर्ष, आज से लगभग 200 वर्ष पहले इस व्यवसाय का जन्म हुआ और ये अब पूरे बड़े पैमाने पर पशुपालन होता है। इसमें इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पशु उत्पादों को बेचकर लाभ कमाना इस वाणिज्य पशुपालन का उद्देश्य होता है। इनमें पूंजी और तकनीक बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं अभी हम आपको बताएंगे। क्षेत्र इसके आप क्षेत्र कौन कौन से हैं इसमें? उत्तरी अमेरिका का प्रेरी, ये प्रेरी जो घास का मैदान है, यानी कि संसार में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वहां पे अब सभी जगह वाणिज्य पशुधन पालन किया जाने लग गया है। दक्षिणी अमेरिका में लानोस, जो ये अर्जेंटीना और ब्राजील में जो लानोस जो मैदान है, पंपास, लानोस एवं पंपास, अर्जेंटीना में पंपास बोलते हैं और यहाँ पे इसमें ये वेनेजुएला में लानोस के नाम से एवं पंपास।
ये प्रेरी घास के जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, प्रेरी घास के मैदान, और यूरोप में जो स्टेपी घास के मैदान है, ये स्टेपी घास के मैदान है यूरोप में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं इनको, डाउन्स, और न्यूजीलैंड में भी है ये, न्यूजीलैंड में इनको, ये न्यूजीलैंड है, इसमें कैंटरबरी बोलते हैं, कैंटरबरी। कैंटरबरी। और इसके अलावा आपका दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान। तो ये क्षेत्र हैं जो कि वाणिज्य पशुधन पालन के लिए विख्यात हैं। इनमें मैंने आपको बता ही दिया कि इसे पूंजी और तकनीक का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। इनकी विशेषताएं और हम आपको बता देते हैं। नंबर 1, पूंजी एवं तकनीक। का बेहतर इस्तेमाल। दूसरा, पशुओं की नस्ल एवं प्रजनन तथा रोगों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट, इनका अपना विशेष चारा क्षेत्र होता है जो कई खंडों में बटा होता है। कई खंडों में बटा हुआ चारा क्षेत्र होता है जो एक क्षेत्र को चराने के लिए खोल दिया जाता है। जब उसका घास खत्म हो जाए तो उसको बंद कर दिया जाता है, दूसरे क्षेत्र को खोल दिया जाता है। और नंबर 4, पशु उत्पादों का प्रसंस्करण किया जाता है, यानी उनको प्रोसेसिंग की जाती है उन प्रोडक्ट्स की करके उन्हें बाजार में बेचा जाता है। तो ये आपकी वाणिज्य पशुपालन की विशेषताएं थी। उनके क्षेत्र मैंने आपको बता दिया कि संसार में जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं, प्रेरी घास का मैदान, स्टेपी घास का मैदान, सवाना घास के मैदान, और आपके डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, कैंटरबरी जो न्यूजीलैंड में है,
और जो पंपास घास के मैदान जो इसमें अर्जेंटीना में है, ब्राजील में है, तो ये यहाँ पे सभी पे इसके माध्यम पशुपालन किया जाता है। अब आता है आपका नेक्स्ट कृषि। तो चलिए कृषि के बारे में हम ये मनुष्य का प्राथमिक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मछली पालन तो पहले हम थोड़ा सा मछली पालन को बता देते हैं कि जो भी संसार के जो समुद्र तटीय इलाके हैं और जो देश के आंतरिक भाग है, जो नदियों वगैरह हैं, तो वहां पे मछली पालन किया जाता है। सबसे प्रमुख है जो आपका मछली पालन में वो आपका प्रशांत महासागर, जहाँ पे जैसे जो उत्तरी प्रशांत महासागर है और एशिया के लगता हुआ है, जैसे जापान है, वहाँ पे चीन है, तो ऐसे एरिया में मछली पालन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। जहाँ पे ठंडी और गर्म जल धाराएं मिलती है आपस में, तो वो स्थान भी मछली पालन के लिए उपयुक्त स्थान होता है। जैसे उधर उत्तरी अमेरिका के पास गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जो धाराएं हैं, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल की धारा, लेब्राडोर की जो ठंडी धारा है, तो वो उधर कनाडा के पास मिलती है, तो वहां भी बहुत बड़े पैमाने पर मछली पालन किया जाता है। तो अब हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कृषि, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि कृषि क्या होती है। कृषि से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी को जोतने या भूमि को जोतने, गोड़ने, उसमें फसलें एवं फल फूल उगाने की कला एवं विज्ञान को भूमि को जोतने, गोड़ने, उसमें फसलें एवं फल फूल उगाने की कला एवं विज्ञान को ही हम कृषि कहते हैं। अब ये थोड़ा लंबा टॉपिक पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कृषि और जो खनिज बच गया है उसमें हम इसको कराएंगे। ये पार्ट 2 में आ जाएगा। यहां तक आप समझ लीजिए कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, यानी कि मनुष्य ने जो आय कमाने के लिए जो पर्यावरण से जुड़ी क्रियाएं हैं उन पे ही अपना आश्रय बनाया है और उनसे वो न्याय प्राप्त करता है, तो वो प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं, जो सीधे सीधे पर्यावरण से जुड़ी होती है। प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं वो आपने पढ़ लिया। तो हमारी सबसे प्राचीनतम जो आर्थिक क्रिया थी वो आखेट एवं संग्रहण थी। उसके अलावा पशुपालन और मछली पालन, फिर कृषि और खनिज। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी कृषि करेंगे, कृषि और खनिज दोनों के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको आप बार बार देखें, उससे आपको ज्ञान बढ़ेगा। यदि आपको अच्छी लगी है तो आपको शेयर और लाइक अवश्य करें। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।